शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की यदि हम 5 इकोनॉमिक को ले लें, जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये एक ग्रुप बनाते हैं और यही ग्रुप जो है ब्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इन्हीं का शॉर्टकट नेम ब्रिक्स रखा गया है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो ब्रिक्स कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल संगठन नहीं है, ना ही ये किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफार्म कहा जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी जो बैठक रहती है वो हर साल आयोजित की जाती है। ठीक है, अब रही बात की अध्यक्षता, कौन कब अध्यक्षता करेगा, तो ब्रिक्स जो नाम लिखाना है यहाँ पर BRICS, तो ये इनके जो अक्षर हैं इन्हीं के क्रमानुसार इनकी बैठक होती है। जैसे कि बी की पहले होगी, फिर आर का नंबर आएगा, फिर आई का, फिर सी का, फिर एस का। इस प्रकार से इसकी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। और कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जैसे कि पूरी ग्लोबल की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा ही अपने आप में कवर किए हुए हैं। इसके अलावा यदि टोटल हम जीडीपी की बात करें ना, तो टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का ये 30% हिस्सा कवर करते हैं। इसको आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। शुरुआत की यदि हम बात करें तो इसकी चर्चा 2001 में गोल्डमैन सचस के अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। इसके बाद 2006 में क्या होता है, 4 देश, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के लास्ट में इनके जो विदेश मंत्री थे, इनकी वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित रेगुलर अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू हो जाता है। ठीक है, इस सफल बातचीत से ये निर्णय हो गया कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकारों के प्रमुख के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। फिर पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रसिया के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, येकतेरिनबर्ग में हुआ था और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। दिसंबर 2010 में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो जाता है। ठीक है, और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। फिर मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो ठीक है, विकास इसका मेन उद्देश्य है। कैसा विकास? परमानेंट, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास। ठीक है, तो जो 5 इसके सदस्य देश हैं इनमें तो विकास चाहिए, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भी विकास की संभावनाओं को ये व्यापक करता है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि उस देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं, जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। ब्रिक्स के समक्ष यदि हम चुनौतियों की बात करें ना, तो 3 जो बड़े देश हैं, रूस, चीन और भारत की क्या है, अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती है। दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए और अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार करना चाहिए। मतलब जो अभी जितने भी सदस्य देश हैं इसमें और भी देशों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। ब्रिक्स को पूरे वर्ल्ड लेवल पर यदि इम्पोर्टेंट हासिल करना है तो अपने एजेंडे का विस्तार करने की ज़रूरत है। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास, ठीक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को ही एजेंडे में प्रमुखता मिली हुई है। इसके और भी क्षेत्र और भी सब्जेक्ट में बढ़ोतरी की ज़रूरत है। ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है, जैसे कि पूरे वैश्विक शासन में संप्रभुता किसे कहा जाता है? संप्रभुता का मतलब है
मान के चलो हमारा देश है, पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कॉलोनी बनाया था, ठीक है। संप्रभुता का मतलब है हमारा जो देश है उस पर किसी दूसरे देश का कोई क्या नहीं है, आधिपत्य नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, अपने सारे निर्णय लेने के लिए हम खुद आज़ाद हैं, ठीक है। ना ही हमारा जो देश है यहाँ पर किसी प्रकार का सैनिक शासन है, इसको कहेंगे हम संप्रभु। समानता और बहुलवाद इसमें शामिल है। इनकी अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि पांचों सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्रीय एजेंडे हावी हो जाते हैं। डोकलाम में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ब्रिक्स के जो देश हैं आपसी उनमें भी अच्छे संबंध हों। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। तो अभी ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा की गई थी। तो ब्रिक्स में जो मेन बात उभर के ये आई है कि ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग, 5 मेंबर ग्रुप एडॉप्ट काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। तो काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान के बारे में, ठीक है, सभी देशों ने अपनाया है। 13वीं ब्रिक्स समिट हेल्ड वर्चुअली ऑन थर्सडे कॉल्ड फॉर इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने की बातचीत इसमें की गई है। और ये जो शिखर सम्मेलन है ये ऑनलाइन हुआ था कोरोना के चलते, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किया था इंडिया के द्वारा। द वर्चुअल समिट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज डोमिनेटेड बाय द डेवलपमेंट्स इन द अफगानिस्तान एंड एडॉप्टेड द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। और इनका क्या कहना है, वी हैव आल्सो एडॉप्टेड ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान विद द एग्रीमेंट ऑन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, कॉन्सिलेशन बिटवीन आवर स्पेस एजेंसीज, ए न्यू चैप्टर ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बिगन। तो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बात की गई है। इसके अलावा यूज़ पीसफुल मीन्स, ठीक है। तो डिस्कशन हुई किस पर, अफ़गानिस्तान एट द इवेंट अटेंडेड बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका वाज हेल्ड against the backdrop of the Taliban announcing an interim government in Kabul। ब्रिक्स के लीडर का क्या कहना है, सेटिंग द सिचुएशन बाय पीसफुल मीन्स, जो भी सिचुएशन है उसको पीसफुल तरीके से हमको हैंडल करना है। इसके अलावा जो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वहाँ पर हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें एटलीस्ट 100 पर्सन की डेथ हो गई थी। इसमें कई सारे यूएस के मिलिट्री पर्सन भी शामिल थे। वी स्ट्रेस द नीड टू कंट्रीब्यूट टू फोस्टरिंग एन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग सो एज टू इंश्योर स्टेबिलिटी, सिविल पीस हो सके, लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्री में मेंटेन किया जा सके। तो ये सब चीज़ों के लिए चाहते हैं कि जो है बातचीत होना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ में। इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हुई थी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन कैसी है अभी अफ़गानिस्तान में, ठीक है, लोग किस दशा में कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको दिलाने की बात की गई है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन और माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों से रिलेटेड भी बातचीत यहाँ पर की गई थी। द मीटिंग गैव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिक्स कंट्रीज टू डिस्कस द सिचुएशन इन अफगानिस्तान स्पेशली एज 2 ऑफ द 5 मेंबर, रसिया और चाइना, continue to have diplomatic presence in Kabul where an interim Taliban government is expected to take formal charge in few days. BRICS countries are evidently divided on engagement with the Taliban, with Russia and China adopting a proactive policy on the issue। तो इसमें बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो चाइना और रसिया है इनका एंगेजमेंट,
ठीक है, ब्रिक्स के साथ उस तालिबान के साथ में बताया जा रहा है। ठीक है, ए रशियन मीडिया रिपोर्ट said the Taliban has invited Turkey, Qatar, China and Iran for swearing in ceremony। तो शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों को इन्होंने इनवाइट किया है, ऐसा तालिबान का कहना है। ये बात कही है रशियन मीडिया रिपोर्ट ने। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं शैक्षणिक संस्थानों की क्या रैंकिंग रही है। IIT's टॉप सेंटर्स रैंकिंग फॉर 2021 का हम देख रहे हैं। IIT एम वंस अगेन रैंक नंबर 1, JNU BHU इन टॉप 10 में रहे हैं। ठीक है, IIT मद्रास, IIT एम मतलब IIT मद्रास टॉप में रही है, इसका स्कोर रहा 86.8। ओनली 3 नॉन IIT इंस्टीट्यूशन फीचर एमंग द टॉप 10 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं, JNU BHU। ठीक है, यही एक प्रकार से नॉन 3 IIT इंस्टीट्यूशन हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हो पाए हैं। IIT मद्रास फर्स्ट, बेंगलोर को सेकंड, IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान, IIT दिल्ली चौथा स्थान, IIT कानपुर पाँचवा, खड़गपुर जो है छठवां, रुड़की सातवें, गुवाहाटी आठवां और JNU दिल्ली 9वें नंबर पर है और BHU वाराणसी है 10वें नंबर पर। मद्रास को मिले हैं 86.8 पॉइंट, BHU वाराणसी को मिले हैं 63.1 पॉइंट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है केरला से है। केरला में जासूसी को लेकर के, मतलब मान के चलो मैंने कोई अपराध किया है तो मेरे फ़ोन की जो टैपिंग है, मैं किससे बात करता हूँ, मेरे मैसेज, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट, मेरी बहुत सारी जो जानकारी है, पुलिस यदि मैं अपराधी हूँ तो बिना किसी परमिशन के अब वो अपने आप ले सकती है। ऐसा इस बिल में प्रावधान किया गया है। अलाउ स्पाइंग विदाउट नॉड, ऐसा कहना है केरला के बिल का। ठीक है, बिल मतलब एक विधेयक केरल की विधानसभा के द्वारा पास कराया जाएगा। द पुलिस कैन लिसन इन ऑन एनी कम्युनिकेशन विदाउट वेटिंग फॉर ऑफिशियल अप्रूवल टू कर्ब organization crime. A draft of the Kerala Control of Organized Crime Bill has proposed. Draft bill suggests that an officer not below the rank of additional DGP can authorize an application made by IO। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड है। अभी क्या हुआ था, यहाँ की जो लोकल वाली कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया था कि आप जाके पता लगाइए ASI को। ठीक है, भारतीय जो पुरातत्व सर्वे है उसको कहा था कि आप पता लगाइए क्या मस्जिद की जगह पर यहाँ कोई पहले मंदिर था कि नहीं था। ये ऑर्डर इसने दे दिया था। अब हाई कोर्ट ने गुस्सा जाहिर किया है, ठीक है, कि कम से कम हमारे ऑर्डर का वेट तो कर लेना था, आपने कैसे ऑर्डर दे दिया ये सब। और दूसरी बात ये है, पहले के टाइम में एक कानून बना था। कानून ऐसा था कि यदि यहाँ पर मंदिर बना है तो इस मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाएगा, इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा, ना ही इसकी जांच कराई जाएगी कि इसके नीचे क्या कोई मस्जिद बनी थी या फिर मस्जिद के नीचे कोई मंदिर बना था या फिर कोई भी अन्य धार्मिक संस्थान। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि जो हमारे देश में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, भिड़ते हैं, वो जो सारी घटनाएं हैं वो ना हो सके। इसी के चलते चलते इस प्रकार के नियम कानून हमको देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ की जो लोकल कोर्ट है ना उसने ऑर्डर दे दिया था ASI को कि जाइए आप जो है जांच करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं थामिरबरानी सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि कितने साल पुरानी ये सिविलाइजेशन है। तो थामिरबरानी सिविलाइजेशन 3200 साल पुरानी है। तमिलनाडु के जो CM स्टालिन हैं, इन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता लगाया है। एक कार्बन डेटिंग एनालिसिस ऑफ राइस विथ सॉइल फाउंड इन बरियल URN 8। ठीक है, URN का मतलब होता है कलश, इस प्रकार की इसकी संरचना रहती है। ठीक है, अर्न
8 Sivakalai in Toothukudi district in southern Tamil Nadu by Miami-based Beta Analytic Testing Laboratory. इस लेबोरेटरी का नाम बताया गया हैज़ yielded the date of 1155 BCE, ठीक है, thereby indicating that the थामिरबरानी civilization dates back to 3200 years. इसी से पता चलता है कि कम से भी कम इसको 3200 साल हो चुके हैं इस सिविलाइजेशन के. Encouraged by this finding, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Thursday announced in the Assembly the establishment of Porcine Museum in Tirunelveli at a cost of 15 करोड़. तो ये एक म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं तिरुनेलवेली में एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़ की लागत से. द फाइंडिंग हैज़ इस्टेब्लिश दैट द पुरानी रिवर, ठीक है, थामिरबरानी जिसको कहा जाता है, थामिरबरानी सिविलाइजेशन डेट्स बैक 3200 ईयर. इट इज़ द गवर्नमेंट टास्क टू साइंटिफिकली प्रूव दैट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट शुड बिगिन फ्रॉम द तमिल लैंडस्केप. तो इन्होंने तमिल लैंडस्केप की काफ़ी सराहना की है. He said in a so moto statement, the Beta Analytic Testing Laboratory in Miami, US, released the test report on 27 अगस्त. तो ये जो रिपोर्ट है हमको कहाँ से मिली है, US की एक लैब है, वहाँ से हमको मिली है 27 अगस्त को. आगे स्टालिन का कहना है आर्कियोलॉजिकल एक्सिबिशन वुड बी कैरिड आउट इन अदर स्टेट एंड कंट्रीज इन सर्च ऑफ तमिल रूट. तो न केवल हमें तमिल में इसकी जांच करना है, अदर स्टेट में भी क्या इसकी जड़ें हैं उसका भी हमको पता लगाना. इन फर्स्ट फेज स्टडीज वुड बी अंडरटेकन एट द एंशिएंट पोर्ट ऑफ मसूरी, ठीक है, नाउ नोन एज पट्टानम इन केरला, मुसेरी. द रिसर्च विल बी डन जॉइंटली विथ केरला आर्कियोलॉजिस्ट टू एस्टेब्लिश एन ancientness and culture of the Chera country. और इसी प्रकार की जो स्टडी है ना, ये कंडक्ट की जाएंगी वेंगी इन आंध्र प्रदेश, थालाईकाडु इन कर्नाटका, पालूर इन उड़ीसा. इन जगहों पर भी इस प्रकार की जो है रिसर्च की जाएंगी ताकि इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और भी क्लियर हो सके. चीफ मिनिस्टर का कहना है तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वुड कंडक्ट रिसर्च एट कुसेर अल कादिम एंड परनिका एंके इन इजिप्ट विच वर वंस पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर एज वेल एज इन खोर रोरी इन ओमान टू एस्टैब्लिश द तमिल स्टेट रिलेशन विद दीज कंट्रीज. इसके अलावा हम ये भी पता लगाएंगे कि क्या दूसरे देशों के साथ में तमिल के संपर्क थे या नहीं थे. अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम विदेश से हमारे संपर्क थे कि नहीं थे, इसका भी पता लगाएंगे. बात ये है कि इनको जो मटके मिले हैं ना, ठीक है, पॉट्स रेड विथ तमिल स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन दीज कंट्रीज. क्योंकि इन देशों में भी हमें ऐसे मटके मिले हैं जिसमें तमिल भाषा में कुछ हमको स्क्रिप्ट्स मिली है. इसी के लिए जो है हम ये भी चाह रहे हैं कि क्या तमिल के साथ कोई संबंध थे कि नहीं थे, ये पता लगाएं.